ईशान के साथ मैं रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। एक रिश्ता जो झूठ के बुनियाद से बनी हो, वैसे रिश्ते अक्सर लोगों को कुछ ऐसे रास्तों की तरफ ले जाते हैं जहां से लौटना लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां पर एक लड़का और लड़की अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से करते हैं और यही झूठ उन्हें ऐसे रास्तों की तरफ ले जाते हैं जहां से दोनों ही लौट नहीं पाते हैं और आगे जाके इसे टिंडर मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। पर आखिर क्या था ये टिंडर मर्डर केस, जानेंगे इस वीडियो में। 2018 जयपुर शहर, जहां पर दुष्यंत शर्मा नाम का एक 30 साल का आदमी अपने पिता और अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। दुष्यंत जयपुर में ही एक माइनिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के हैसियत से काम करता था। उसने 4 साल पहले ही शादी की थी और उसका एक 1.5 साल का बेटा भी था। पर शादी के बाद भी दुष्यंत टिंडर ऐप में दूसरी लड़कियों के साथ बातें करता और उनसे मिलता था और उसी दौरान टिंडर ऐप के जरिए उसकी मुलाकात प्रिया सेठ नाम की एक 27 साल की लड़की से होती है। प्रिया जयपुर में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। टिंडर पे मुलाकात होने के बाद वो दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और उन दोनों में बातें शुरू हो जाता है। पर दुष्यंत अपने बारे में प्रिया से सब कुछ झूठ कहता है, बल्कि अपना नाम उसे बीबान कोहली बताता है और अपने आप को बहुत अमीर बताता है। उसने प्रिया से ये भी बात छुपाया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका 1.5 साल का एक बेटा भी है। उन दोनों में अक्सर बातें होती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी शॉप में मिलते भी थे। पर यहाँ पर प्रिया भी दुष्यंत से कुछ बातें छुपा रही थी। 2 मई 2018 उन दोनों के टिंडर पर मिलने के 1 महीने बाद प्रिया दुष्यंत को अपने फ्लैट पर मिलने को बुलाती है और दुष्यंत प्रिया से मिलने शाम के 7 बजे अपने पिता का मारुति ऑल्टो लेकर अपने घर से निकलता है। दुष्यंत अपने घर वालों से ये कहकर निकलता है कि उसके ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए ऑफिस वाले उसे अर्जेंट बुला रहे हैं। दुष्यंत को घर से निकले हुए 2 घंटे बीत जाते हैं। रात के 9 बज जाते हैं और दुष्यंत घर नहीं पहुंचता है, इसलिए दुष्यंत के पिता उसे कॉल करते हैं और कॉल पर वो बताता है हमारी कंपनी का एक ट्रक किसी ने पकड़ लिया है, मैं उसे ही छुड़वाने के सिलसिले में जा रहा हूँ। इतना कहकर दुष्यंत फोन काट देता है। दुष्यंत के पिता को भी लगता है शायद सच में वो किसी काम पर अटका हुआ है। पर अब रात के 11 बज जाते हैं लेकिन वो अब भी घर नहीं पहुंचता है, इसलिए इस बार दुष्यंत की वाइफ दुष्यंत को कॉल करती है। लेकिन इस बार दुष्यंत अपने पत्नी से कहता है मुझे 8-10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, मेरे अकाउंट पर ये पैसे भेज दो। ये बात सुन के दुष्यंत की पत्नी टेंशन में आ जाती है क्योंकि एक साथ इतने सारे पैसे उन लोगों के लिए अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं था। पर ये बात दुष्यंत भी जानता था, पर फिर भी उसने इतने सारे पैसे मांगे। कुछ देर बाद दुष्यंत फिर से कॉल करता है और घबराते हुए कहता है जल्दी से पैसा भेज दो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। इतना कहने के साथ ही फोन कट हो जाता है। उसके बाद दुष्यंत के घर वाले भी उसे कई बार कॉल करते हैं पर उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ दिखा रहा था। उसके घर वाले टेंशन में उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं पर वो लोग फिर भी पुलिस के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद पुलिस के पास जाने से वो लोग दुष्यंत के साथ कुछ कर ना दे। खैर इसके अगले ही दिन मतलब 3 मई को सुबह के 10 बजे दुष्यंत के फ़ोन से उसके पिता को कॉल आता है। पर इस बार फोन पर एक लड़की बात कर रही थी। वो लड़की दुष्यंत के पिता से कहती है मैं तुम्हें 20 मिनट का समय दे रही हूँ, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दो। इतना सुनकर दुष्यंत के पिता घबरा जाते हैं और रोते हुए कहते हैं मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, इतना पैसा मैं कहाँ से दूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए दे सकता हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पर दूसरी तरफ से वो लड़की एक ही बात रिपीट कर रही थी 10 लाख रुपए दो वरना तुम अपने बेटे को खो दोगे। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है।
पर फिर भी दुष्यंत के पिता उन्हें 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, पर दूसरी तरफ से उनका कोई कॉल वगैरह नहीं आता है। उसी दिन शाम को पुलिस स्टेशन से दुष्यंत के घर वालों के पास एक कॉल आता है और कॉल पर उन्हें बताया जाता है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए, हमें किसी की लाश मिली है और लाश के पास आपके घर का एड्रेस मिला है। दुष्यंत के घर वाले तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उन्हें एक लाश दिखाया जाता है जिसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, पर दुष्यंत के घर वालों को ये समझ में आ जाता है कि वो लाश दुष्यंत की ही है, क्योंकि उस लाश के उंगलियों में जिस तरीके के अंगूठियां थे वैसे अंगूठियां दुष्यंत भी पहनता था। इस घटना ने दुष्यंत के पिता को अंदर से झंझोड़ दिया था। उनके 3 बेटे थे, एक की मौत बचपन में हो गई थी और दूसरे बेटे की मौत रोड एक्सीडेंट में, और तीसरा बेटा भी इस तरीके से चला जाएगा उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस वालों को जब इस पूरी घटना के बारे में पता चला तब पुलिस वाले दुष्यंत के किडनैपिंग और हत्या का मामला दर्ज कर लेते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और दुष्यंत के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करते हैं, क्योंकि किडनैपर दुष्यंत के फ़ोन से ही उसके परिवार वालों को फ़ोन कर रहा था। पुलिस वालों का ये पैतरा किस्मत से काम आ जाता है और उन्हें उस फ़ोन का लोकेशन जयपुर रेलवे स्टेशन के पास दिखाई देता है और इसलिए पुलिस वाले जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं और उन्हें स्टेशन के पास एक मारुति ऑल्टो दिखाई देता है। ये वही दुष्यंत के पिता की कार थी जिसे लेकर दुष्यंत अपने घर से निकला था और दुष्यंत के फ़ोन का लोकेशन उसी कार के अंदर से आ रहा था। पुलिस वालों को उस कार के अंदर 3 लोग मिलते हैं जिसमें एक लड़की भी थी और जिसका नाम प्रिया सेठी था। ये वही लड़की थी जिससे दुष्यंत टिंडर पर मिला था। प्रिया के साथ उसके 2 दोस्त भी थे, दीक्षित और लक्ष्य। पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वो लोग एक कहानी सुनाते हैं जिसकी बुनियाद 2 लोगों के झूठ पर खड़ी थी। मुझे उसके नाम भी पता नहीं था, टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दिशांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके, तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था, किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे क्यों? ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा दिशांत ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दिशांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दिशांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं उसको मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है, वो तो मर जाए तो अच्छा है। वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था लेकिन नहीं किया मैंने, ठीक है। वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट भी ली थी। आपने दुष्यंत को स्टैप नहीं किया? नहीं किया। इस इंटरव्यू में प्रिया जिस तरीके से बातें कर रही थी, जिससे लग रहा था कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि उसे ये मर्डर करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू में प्रिया और भी कई बातें बताती है, जैसे वो इसी तरीके से लोगों को फंसाती थी। इस मामले में तीनों को जेल भेज दिया गया था, पर दीक्षांत और लक्ष्य बेल पर निकल गए थे। पर इसी साल 2025 को, मतलब इस हत्या के 6 साल बाद, कोर्ट ने उन तीनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाया गया। इस केस में दुष्यंत के पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए 6 साल तक लड़ रहे थे और उन्हें 6 साल बाद इंसाफ मिला। दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।